बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज हम ये लास्ट वाला लेक्चर करेंगे पढ़ने वाला इस चैप्टर नंबर 3 का, क्योंकि हमने काफ़ी पीछे पढ़ भी लिया। उसके बाद ज़ाहिर एक्सरसाइज करनी है। तो हमने जो कंसेप्ट शुरू किया हुआ था वो था फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या थी? रेजिस्टेंस थी, अपोजिशन थी, मुज़ाहमत थी। ठीक है, किसी भी चीज़, कोई चीज़ अपनी पोजीशन को या अपनी हरकत को मेंटेन रखना चाह रही है तो उसको हम चेंज करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो उसके खिलाफ उसने जो रेजिस्टेंस कर देनी है उसको हमने फ्रिक्शन का नाम रखा हुआ था। तो फ्रिक्शन की टाइप्स थी, एक स्टैटिक थी, एक काइनेटिक थी, फिर एक हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन का नाम लिखा। ठीक है, तो ये जो स्टैटिक और काइनेटिक है ये दोनों स्लाइडिंग है, क्योंकि इसमें एक बॉडी जो है वो दूसरे बॉडी के साथ टोटल स्लाइड कर रही होती है ऐसे। ठीक है, तो बहरहाल अब जो आएगा वो है रोलिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की बाकी जो किस्में हैं, सो देखें, इसको पढ़ते हैं। द स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन विच वी हैव स्टडीड सो फार इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पे थी? जैसे कोई किताब पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, तो वहाँ उसके अंदर फ्रिक्शन है, वो स्टैटिक है, क्योंकि हम उसको मूव करवाने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। तो वो जितनी फोर्स लगानी पड़ रही है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। कोई चीज़ चल रही है, जैसे साइकिल चल रही है, तो उसको रोकने के लिए जो आप फोर्स लगाते हो उसकी वो काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से है। तो ये जो दोनों फ्रिक्शंस हैं, कहते हैं ये बेसिकली स्लाइडिंग फ्रिक्शंस हैं। लेकिन अब जो है ये रोलिंग है। रोलिंग में पहिया आता है। रोलिंग का जब भी जहन में आएगा रोल करना, वो बेसिकली सर्कल आता है। तो सर्कल जो दायरा है वो गोल होगा, और गोल ज़्यादातर हमने पहिए या इस तरह की जो भी गोल चीज़ बनाई हुई है वो इसके अंदर आ जाएगी रोलिंग फ्रिक्शन में। सो यहाँ पे देखें उसने लिखा हुआ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट, अब ज़ाहिर रोलिंग की वो बात करने लगा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल ओवर अ सरफेस, जब कोई एक बॉडी दूसरी सरफेस यानी दूसरी सतह के ऊपर रोल करती है, गोल गोल घूमती है उसके ऊपर, द फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो वहां पे जो फ्रिक्शन बनती है, फ्रिक्शन तो बननी है, जब भी दो चीज़ों ने आपस में कांटेक्ट में आना है फ्रिक्शन आनी है, फ्रिक्शन मस्ट है। लेकिन यहाँ पे जब फ्रिक्शन डेवलप हो रही है तो इसको हमने नाम रखा हुआ है रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये डेफिनेशन आप इसको याद कर सकते हैं। द आइडिया ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज एसोसिएटेड, कहते हैं ये जो रोलिंग फ्रिक्शन का आइडिया है, ख्याल है, ये जुड़ा हुआ है किसके साथ? विद द कंसेप्ट ऑफ व्हील, व्हील के साथ, पहिए के साथ। जाहिर है आगे मैंने आपको बताया। इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, वी ऑब्जर्व दैट, हम जाहिर देखते हैं अ बॉडी विद व्हील्स, एक बॉडी जिसके साथ व्हील्स हों, जैसे गाड़ी है, जैसे साइकिल है, जैसे मोटरसाइकिल है, तो वो जो बॉडीज हैं फेसेस लेस फ्रिक्शन, तो उनको कम फ्रिक्शन लेनी पड़ती है एज कंपेयर टू अ बॉडी ऑफ द सेम साइज। उसी तरह की एक और बॉडी हो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसके अंदर व्हील ना लगे हों। अब व्हील लगे होंगे तो उसको देखें, धक्का मारेंगे तो बड़े आराम से वो चल पड़ेगी। ठीक है, उसको मूव करना इजी होगा। लेकिन लेट्स सपोज पहिए ना हो, कार के पहिए ना हो, उसको लगाए हैं जोर, ठीक है, तो वो कैसे जाएगी? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसको 7-8 लोग भी लगाएंगे तो शायद वो ना चले, वहाँ हिले देना अपनी जगह से। लेकिन पहिए हैं तो एक बंदा या 2 बंदे भी उसको धक्का लगाएंगे, उसने चल पड़ना है। ठीक है, तो जाहिर है कि ये पहियों की वजह से फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है। सो बाल बेरिंग, ये बाल बेरिंग भी हैं। बाल बेरिंग उसने ना यहाँ बनाए हुए, ये देखें, ये बाल बेरिंग साइकिलों में, कभी अब हम छोटे थे तो साइकिलें काफ़ी यूज़ की हुई हैं, आप लोग पता नहीं करते हैं कि नहीं यूज़। तो साइकिलों के अंदर जो पहिए होते हैं ना, पहियों के अंदर ये बाल बेरिंग उसने लगाए होते हैं। और मोटरसाइकिल का भी ऐसे ही होता है। मोटरसाइकिल का भी वो अगला पहिया या पिछला पहिया थोड़ी आवाज़ देने लग पड़े या थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा होने लग पड़े ना, तो कहते हैं इसके बाल बेरिंग ख़राब हो गए। तो वो निकाल के, ये वाली चीज़ें निकाल के दोबारा नए भी लगाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखें ये छोटे छोटे बाल हैं, ये वाला, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, वो छोटे छोटे बाल हैं। और वो बाल्स के ऊपर जो है वो चढ़ा हुआ है, वो क्या कहते हैं, लोहा या जो भी है चीज़, ठीक है, सख्त किस्म की। तो वो उसके अंदर बाल मूव करते हैं, और वो बाल के मूवमेंट की वजह से वो साइकिल की और चीज़ों की मूवमेंट आसान हो जाती है, ईजीनेस आ जाती है उसके अंदर। तो ये बाल बेरिंग के भी जिक्र वो यहाँ पे कर रहा है। सो कहता है बाल बेरिंग आल्सो प्ले द सेम रोल, उसका भी वही काम है एज प्लेड बाय द व्हील, क्योंकि वो भी गोल घूमते हैं बाल बेरिंग, और पूरा जो पहिया है वो भी गोल गोल घूमता है। मैनी मशीन्स इन इंडस्ट्री, कहता है ज़ाहिर है हमारी फर्मों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, कहता है कई सारी मशीनें हैं, और डिज़ाइंड, उनको बनाया ही ऐसा गया है विद बाल बेरिंग, उनके अंदर बाल बेरिंग लगे होते हैं। सो दैट द मूविंग पार्ट, के वो उनके जो पार्ट्स आपस में हरकत करने हैं, रोल ऑन द बाल बेरिंग,
बॉल बेरिंग के ऊपर रोल करें एंड फ्रिक्शन इज ग्रेटली रिड्यूस्ड, बहुत ज़्यादा हद तक फ्रिक्शन जो है उसको कम कर लिया जाता है। द रोलिंग फ्रिक्शन इज अबाउट 100 टाइम्स स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैंने इसलिए ब्रैकेट में कर दिया उसको। कहते हैं ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है अंदाजन स्लाइडिंग से 100 गुना कम होती है। अब ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो ऐसी चीज़ जो है वो आ सकती है, इसको ज़रूर ज़हन में बिठाएं। द रीज़न फॉर द रोलिंग फ्रिक्शन टू बी लेस, अब वो रीज़न बताने लगा है कि क्यों ये कम होती है ये वाली, टू बी लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द व्हील एंड द सरफेस। कहता है व्हील और सरफेस के साथ रिलेटिव मोशन नहीं है, उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। द व्हील टच द सरफेस ओनली एट अ पॉइंट, ठीक है ना। व्हील अगर ऐसे गोल करके, अब ये मैं गोल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो गोलाई में जब होगा ना तो जस्ट एक आध पॉइंट के ऊपर उसने ज़मीन के साथ नीचे टच करना है। जैसे ये व्हील बनाया हुआ है तो व्हील देखें यहाँ पे ये थोड़े से एरिया के अंदर ज़मीन के साथ टच कर रहा है। अब व्हील का बाकी सारा हिस्सा जो है ये कहीं पर भी टच नहीं कर रहा ज़मीन को, और जब भी अब इसने आगे को जब चलना है तो फिर भी वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा ही टच होते जाना है। सो बेसिक पॉइंट ये है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बहुत ही थोड़ा है, तो वो चूंकि बहुत ही थोड़ा है तो जितना थोड़ा है उतनी ही फ्रिक्शन बननी है ना। अब पूरी की पूरी फ्लैट कर देंगे उसको, तो फ्लैट करके तो सरफेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो जितनी सरफेस ज़्यादा हो जाएगी उतना वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। सो इट डज नॉट स्लाइड, तो ये फिर स्लाइड नहीं करता, रोल करता है। यहाँ पे उसने ये दोनों फॉर योर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसको जरा एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। कहते हैं प्रैक्टिकली द कॉन्टैक्ट पॉइंट इज नॉट परफेक्टली सर्कुलर। अब ज़ाहिर सर्कल तो हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो हमारा ये जो टायर है वो सर्कुलर है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, वो कहता है जहाँ पे वो टच करता है वो एग्जैक्टली सर्कल नहीं होता। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि वो जो चीज़ जैसे कार है या मोटरसाइकिल है या साइकिल है तो उनका अपना वज़न है, वेट है। अब जैसे कार है तो कार का वज़न काफ़ी ज़्यादा है, उसके अंदर पैसेंजर भी बैठे हुए हैं, तो वो प्रेस होती है। अब प्रेस होने की वजह से वो जो टायर है वो भी प्रेस होके लगेगा, तो जो जितना हिस्सा टच होना है ज़मीन के साथ वो फिर सर्कुलर नहीं रहता, वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। आप कभी गौर करें तो वो थोड़ा सा फ्लैट होगा नीचे, बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हिस्सा फ्लैट हो जाता है, एग्जैक्टली सर्कल नहीं रहता, ये वो बात बता रहा है। अंडर प्रेशर, देखें अंडर प्रेशर एज शोन इन द फिगर, दिस फ्लैट पोर्शन, ये जो थोड़ा सा हिस्सा फ्लैट हो गया, सीधा हो गया ऑफ द व्हील, हैज़ द टेंडेंसी टू स्लाइड, तो वो फिर स्लाइड करता है, क्योंकि जब उसने फ्लैट हो जाना तो वो स्लाइड होना है। लेकिन अगेन बात वही है कि वो थोड़ा हिस्सा है, थोड़ा हिस्सा है, इस वजह से उसकी जो है वो फ्रिक्शन कम होगी। और एक और उसने ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हावर बोर्ड, इनको हम कहते हैं हावर क्राफ्ट। हावर क्राफ्ट जो है ये ज़ाहिर एक बड़ी सी कश्ती नुमा चीज़ होती है, लेकिन इसके नीचे ना नीचे करके उन्होंने वो फैंस लगाए होते हैं, तो वो फ़ैन जो है वो चलाए जाते हैं तेज़ी के साथ, तो वो जब फ़ैन चलते हैं तो हवा बनती है नीचे, तो हवा की ना एक किस्म की लेयर बन जाती है पानी के ऊपर ऊपर, या इवन कहता है ये ज़मीन के ऊपर भी इनको चलाया जाता है। तो ज़मीन के ऊपर भी चलाएंगे तो वहाँ से भी जब पंखे चलने हैं तो वो इतना, फॉर एग्जांपल इतनी जो एरिया है ये वाला, ये यहाँ पे ज़मीन है और ये हावर क्राफ्ट हमारा है, ठीक है। तो इतने एरिया के अंदर हवा की एक लेयर बन जाती है और बनती चली जाती है जो जो वो आगे की तरफ जाती है, तो उस लेयर के ऊपर वो चलती है, और उस लेयर के ऊपर चलना आसान होता है बजाय इसके कि ज़मीन के ऊपर आप चलें या पानी के ऊपर चलें, क्योंकि पानी के साथ कांटेक्ट आ जाना या ज़मीन के साथ कांटेक्ट आ जाना वहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ जानी है, लेकिन हवा की फ्रिक्शन बहुत कम होती है, तो इस वजह से ये इजी के साथ जो है वो आगे की तरफ चलता है। यही बात उसने यहाँ पे बताई भी है। हावर क्राफ्ट इज़ अ काइंड ऑफ शिप, कहता है ये ज़ाहिर एक शिप है, जहाज़ है, दैट कैन मूव ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर, जो पानी की सतह के ऊपर चल सकता है, एंड ग्राउंड बोथ, और ग्राउंड के ऊपर भी, ज़मीन के ऊपर, दोनों के ऊपर चल सकता है। एयर इज इजेक्टेड, एयर निकाली जाती है अंडरनीथ, इसके नीचे से, बाय पावरफुल फैन, ठीक है, मजबूती किस्म के पावरफुल फैन लगे हुए हैं, फार्मिंग अ कुशन ऑफ एयर, एयर की एक तय जो है वो बना लेते हैं। द हावर क्राफ्ट मूव ओवर द कुशन, तो वो जो तय है उसकी हवा की, उसके ऊपर वो चलते हैं, विच ऑफर्स वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस बहुत थोड़ी होती है और ईजिली ये चल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सारा क्या था, रोलिंग फ्रिक्शन का। तो रोलिंग फ्रिक्शन में एक तो ये आपने डेफिनेशन याद करनी है, एक ये इंपॉर्टेंट ये लाइन है ये याद रखें, और ये इसकी रीज़न भी याद कर लें कि क्यों होता है, ये रीज़न क्वेश्चन में आ सकती है। उसके बाद ये मेथड्स हैं, मेथड बहुत ही ज़रूरी हैं पेपर के लिए।
पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। तो ये 3-4 जो वो मेथड बता रहा है ये ज़रूर आपने याद करने हैं, पॉइंट्स इसके याद कर लें। तो पहला पॉइंट ये है कि कैसे हमने फ्रिक्शन को कम करना होता है। द पार्ट्स विच स्लाइड, यानी वो हिस्से जो एक दूसरे के साथ स्लाइड हो रहे हैं, रगड़ खा रहे हैं अगेंस्ट ईच अदर, आर हाईली पॉलिश्ड, उनको पॉलिश कर दें अच्छी तरह। अब देखें ना, पॉलिश करने का मकसद क्या होगा कि उनके जो वो बम्प्स बने होते हैं, देखें कोई भी सतह होती है ना, उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखेंगे ना तो वो छोटे छोटे बम्प्स बने होते हैं, ऐसे ऐसे जिग जैग बने होते हैं, वो गड़े बने होंगे, ऊपर गड़ा, ऐसे गड़ा बना होगा, ऊपर की तरफ गड़ा बना होगा, ऊपर ऐसे करके वो बने होते हैं। तो अगर आप उसको पॉलिश करते हैं तो वो गड़े आप कम कर देते हैं उसके, तो कम करेंगे तो फिर वो जो दूसरी चीज़ ने उसके साथ लगना है, उसके भी गड़े हैं, उसके भी बम्प्स हैं सारे, तो वो आपस में वो एक गड़े के अंदर दूसरे की चीज़ वो नहीं जाएगी, यानी वो रगड़ का जो एक इम्पैक्ट पड़ता है वो कम से कम होता चला जाएगा। पॉलिश करने से उनकी सतह जो है वो सीधी होती जाएगी। असल काम ये है, सतह को जितना आप पॉलिश करेंगे उतनी वो सीधी हो जाएगी। सीधी होने की वजह से फिर वो स्लाइड करना इजी हो जाएगा। जैसे वो पानी पड़ा हो तो पानी के ऊपर स्लाइड आप इजीली कर लेते हैं किसी फर्श के ऊपर, लेकिन वैसे स्लाइड करना मुश्किल होता है, घुटने रगड़े जाएंगे। ठीक है, बचपन में हमने भी ये किया हुआ है कि जब अम्मी वो फर्श धो रही होती थी तो चलो जी वहाँ पे स्लाइडें मारनी शुरू कर दो, तो बड़ी अच्छी स्लाइड मार लेते हैं, क्योंकि पानी है, पानी उसके जो बम्प्स हैं फर्श के वो कम कर देता है। तो इसलिए उन बम्प्स को कम करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, उसको पॉलिश कर लेते हैं। तो एक तरीका तो ये है, आप पॉलिश कर लें। नंबर 2 ये है, सिंस द फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड इज लेस देन दैट ऑफ सॉलिड। अब ज़ाहिर है दो सॉलिड चीज़ें आपस में अगर रगड़ खा रही हैं तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, लेकिन अगर लिक्विड वाली चीज़ के साथ अगर रगड़ खाई जा रही है तो वो कम हो जाती है। तो फिर उसका फिर तरीका क्या होता है, देयरफॉर ऑयल और ग्रीस, यानी या तो तेल डालते हैं या ग्रीस लगाते हैं, इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीनरी। ये मोटरसाइकिल के अंदर आपने अक्सर देखा होगा, साइकिलों के अंदर अक्सर देखता हो, और मोटरसाइकिल में वो जो नीचे ऑयल लगवाते हैं, ऑयल डालते हैं हर 2-3 महीने के बाद। तो ऑयल क्यों डालते हैं, क्योंकि वो इंजन के जो पुर्जे हैं उन्होंने आपस में रगड़ खानी है। ठीक है, तो रगड़ खाने वो गर्म होते हैं, तो उसमें ऑयल डालेंगे, लिक्विड डालेंगे, तो वो जो उनकी रगड़ है वो कम हो जाएगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगी उनकी। ठीक है, तो ग्रीस भी लगाई जाती है इसी तरह से। ये बाल बेरिंग जब वो लगाते हैं तो बाल बेरिंग के अंदर ग्रीस भी लगाते हैं साथ, ताकि और बेहतर अंदाज में चल सके। तो नंबर 2 पॉइंट ये है। नंबर 3, एज रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन दैट ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब ज़ाहिर हमें पता है कि स्लाइडिंग से रोलिंग की फ्रिक्शन बहुत कम है, सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। उसको आप रोलिंग बना दें। एक बड़ा सा बक्सा जो है अगर आपने धकेल के कहीं लेके जाना है तो आप उसके नीचे छोटे छोटे टायर लगा लें। तो टायर लगाने से आपने क्या किया, स्लाइडिंग को आपने कन्वर्ट कर लिया रोलिंग फ्रिक्शन में, तो आप इजीली उसको ले जाएंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि स्लाइडिंग वाली जो चीज़ें हैं उनको आप रोलिंग में कन्वर्ट कर लें। तो ये भी एक उसका तरीका हो गया। और नंबर 4 कहता है फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट, अब 4 में ज़रा लंबा चौड़ा उसने कहा हुआ है, लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि कोई बॉडी जो हवा के अंदर से गुजर रही होती हैं तो उनके जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको मछली नुमा बना लें, इस तरह का बना लें कि उसको हवा में से गुजरना आसान हो, क्योंकि हवा की भी अपनी रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, अब कार का मुंह जो है वो बिल्कुल ऐसे सीधा बना लेंगे, बिल्कुल फ्लैट, तो वो जाहिर है कि वो मुश्किल होगी उसको अंदर से गुजरना। जैसे जेट प्लेन बनाते हैं वो सारा मछली के मुंह की तरह बनाते हैं ऐसे करके, ताकि जब हवा उससे टकराए तो टकरा के ऐसे करके गुजर जाए। अगर आप मुंह ऐसे बना देंगे तो हवा तो ऐसे करके पड़ेगी उसको, अब ऐसे पड़ेगी तो वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देगी उसको, तो इसलिए जो है वो मुंह इस तरह से करके बनाया जाता है। ठीक है, तो यही बात उसने यहाँ पे बतानी है। फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट एक्ट ओनली अमंग सॉलिड्स हाई स्पीड व्हीकल, कहता है सिर्फ सॉलिड के साथ ये फ्रिक्शन नहीं होती, हाई स्पीड व्हीकल जो वो चीज़ें जिन्होंने बहुत तेज़ चलना है जैसे एरोप्लेन्स हैं, शिप्स हैं, आल्सो फेस फ्रिक्शन, उनको भी फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। वाइल मूविंग थ्रू एयर और वाटर, अगर वो पानी में से जा रहे हैं या हवा में से जा रहे हैं, दोनों में से जो जब जा रहे होते हैं तो उनको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। इफ़ द फ्रंट ऑफ द व्हीकल इज़ फ्लैट, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर व्हीकल का जो फ्रंट है, गाड़ी का जो फ्रंट है, अगर आप फ्लैट बना देते हैं, बिल्कुल सीधा बना देते हैं, इट फेसिस मोर रेजिस्टेंस बाय द एयर और द वाटर, उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। देयरफॉर द बॉडी इज मूविंग थ्रू द एयर, यानी वो चीज़ें जिन्होंने एयर में से गुजरना है, जैसे गाड़ी है, यहाँ वो जेट वगैरह है, और वाटर या पानी में से, जैसे पानी वाले शिप्स हैं, बोट्स हैं, और स्ट्रीमलाइंड, उनको स्ट्रीमलाइन किया जाता है। तो स्ट्रीमलाइन का मतलब यही है कि उसका मुंह इस तरह से करके बनाया जाता है जैसे वो स्लाइड करके, ताकि वो हवा उसको टच करके गुजर जाए।
ठीक है, स्ट्रीम लाइंड इसको कहते हैं, टू मिनिमाइज एयर और वाटर रेजिस्टेंस, उसको कम करने के लिए। इन दिस केस द एयर पासिस स्मूथली, अब फिर क्या होगा, एयर जो है वो बड़ी आराम के साथ गुजर जाएगी ओवर द स्लांटिंग सरफेस। स्लांटिंग वही जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे करके हम बनाते हैं उसकी सरफेस, तो स्लांटिंग सरफेस है जो टेढ़ी वाली सरफेस है वहाँ से वो स्मूथली गुजर जाएगी एयर या वाटर। दिस टाइप ऑफ फ्लो ऑफ एयर इज नोन एज स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो ये जो हवा का ये वाला जो फ्लो है जो ऐसे करके गुजर रहा है इसको स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। आ स्ट्रीम लाइन फ्लो ओवर द कार इज शोन इन द फिगर, ये उसने बनाया भी हुआ है, ये हवा की लहरें जो है उसने दिखाई हुई हैं कि कैसे वो आराम से हल्का सा बम्प उनको करके ऊपर से गुजर जाती हैं। द व्हीकल्स डिजाइंड पॉइंटेड फ्रॉम द फ्रंट, यानी वो गाड़ियां जो वो चीज़ें जो आगे से पॉइंटेड ऐसे करके बनाई जाती हैं फ्रॉम द फ्रंट आर सेड टू बी स्ट्रीम लाइंड। तो हमने क्या किया, गाड़ियों को चीज़ों को हमने स्ट्रीम लाइन कर दिया। तो बहरहाल ये इस तरह से, तो ये 4 पॉइंट आपने याद रखने हैं। चौथे का 1-2 पॉइंट खुद से बना लें क्योंकि चौथे में बड़ा लंबा चौड़ा उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस तरह से ये 4 आपका ये लाजमी है, ज़रूर इसको आपने याद करना है। अब ये लास्ट वाला टॉपिक है हमारा मोमेंटम एंड इम्पल्स। मोमेंटम क्या चीज़ है? मोमेंटम बेसिकली मैस और वेलोसिटी होती है। कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है ना उसके अंदर कहते हैं हम कि मोमेंटम है इसके अंदर, क्योंकि उसको आप आगे भी हमने एग्जांपल देखी हुई है कि उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, जो साइकिल है उसको रोकना थोड़ा आसान होगा, लेकिन ट्रक, अब यही उसने एग्जांपल दी हुई है कि अगर एक ट्रक जा रहा है और एक साइकिल जा रहा है एक जैसी स्पीड के साथ, लेकिन आप साइकिल को रोकना आपके लिए आसान होगा, लेकिन ट्रक को रोकने जाएंगे तो फिर आपने खुद ही नीचे आना है उसके, क्योंकि ट्रक का मैस ज़्यादा है। ठीक है ना, मास उसका ज़्यादा है, साइकिल का मास थोड़ा है, आप उसको इजीली रोक लेंगे। तो आप कह सकते हैं कि साइकिल के अंदर मोमेंटम कम है और ट्रक के अंदर मोमेंटम जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब इसी तरह से अगर आप एक मोटरसाइकिल है और एक साइकिल है, मोटरसाइकिल बहुत थोड़ी स्पीड से आ रही है, हल्की हल्की स्पीड से, तो आप उसको रोकना चाहेंगे तो शायद रोक लेंगे आराम से, लेकिन साइकिल अगर बहुत तेज़ी के साथ आ रही है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी आप रोकने आएंगे तो आपका एक्सीडेंट ही होना है। तो इसका मतलब कि वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मास और वेलोसिटी ये दोनों चीज़ों के ऊपर मोमेंटम डिपेंड करता है, इसको मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम बेसिकली क्वांटिटी ऑफ स्पीड है, क्वांटिटी ऑफ मोशन है, यही सारी बातें हैं। इसको हम जरा रीड आउट कर लेते हैं। सपोज दैट अ बाइसिकल राइडर एंड अ हैवी ट्रक आर मूविंग विद द सेम स्पीड, वही बात जो मैंने की। विच वन कैन बी स्टॉप्ड इजिली, किसको आप इजिली रोक सकेंगे? डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी। ये जो लफ्ज़ है ना क्वांटिटी ऑफ मोशन, यही बेसिकली मोमेंटम को हम डिफाइन करेंगे। सो इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ मूविंग बॉडी डिपेंड ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। ठीक है ना, मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर विल बी द क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है, सिमिलरली ग्रेटर इज द वेलोसिटी, ग्रेटर विल बी द क्वांटिटी ऑफ मोशन। मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, मोशन की कितनी क्वांटिटी है, कितनी मिकदार है, उसको हमने क्या नाम रख दिया हुआ है? मोमेंटम। हमने मोमेंटम अब याद रखना है। एंड इज डिनोटेड बाय पी, पी से उसको शो कराते हैं। इट इज डिफाइंड एज, ये सारा आपने याद करना है इधर से जहां से मैंने इसको ब्रैकेट में किया। क्या डेफिनेशन है? द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई करने को, दो चीज़ों को ज़रब देने को। प्रोडक्ट है किसका? ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, उसका मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। जस्ट आपने मास को वेलोसिटी को ज़रब दे देनी है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो मोमेंटम आ जाएगा। तो ये उसका फार्मूला है, P इज इक्वल टू mv। ठीक है, ये भी साथ उसके डेफिनेशन के साथ लगाएं और इसकी यूनिट भी साथ कि लाइक वेलोसिटी मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि वेलोसिटी देखें ना इसमें आ रही है, वेलोसिटी जिसके फार्मूले में आ रही है, वेलोसिटी खुद वेक्टर है, तो उससे बनने वाली चीज़ ने भी वेक्टर होना है। और मतलब कि इसमें भी मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, और मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। साइकिल जिधर को जा रही है उधर को ही उसका मोमेंटम होगा, डायरेक्शन भी वही होगी। ठीक है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब यूनिट कैसे बनता है? बड़ा ईजी है। मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो बस दोनों की यूनिट लिख दें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ऐसे यूनिट बन जाती है। और इसकी एक और यूनिट भी है, न्यूटन सेकंड। तो ये 2 यूनिट्स हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर ज़ाहिर है यही वाली यूनिट यूज़ करते हैं। तो इधर से लेके यहाँ तक ये लाजमी आपने इसको याद कर लेना है। अब इसको थोड़ा सा और, अब ये तो मोमेंटम हमने डिफाइन कर लिया ना। अब ये जो उसने लिखा हुआ ना इम्पल्स,
इम्पल्स को हमने डिफाइन करना है। अब इम्पल्स जो है ना बेसिकली ये होता है कि फोर्स होती है लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लगती है, ठीक है, बहुत थोड़े टाइम के लिए, मिली सेकेंड्स के अंदर लग रही है फोर्स। अब उस तरह की जो फोर्स है ना उसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है कि भाई कितनी फोर्स है। तो फिर ये जो इम्पल्स है इसको हमने एक नई डेफिनेशन ये बना ली है कि फोर्स को और वो जो चेंज ऑफ टाइम है कि भाई थोड़े से टाइम में लगी है फोर्स, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इम्पल्स होता है। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, डेल्टा मतलब चेंज इन टी, टी मतलब टाइम, ठीक है। तो ये अब आगे उसने यहाँ पे डिफाइन किया है, वो जरा देखते हैं। कहते हैं व्हेन अ बॉल इज हिट, एग्जांपल लेके चलेगा, व्हेन अ बॉल इज हिट बाय अ बैट, जब जाहिर है किसी अब बॉलिंग करवा रहा है कोई बंदा, बॉल आ रहा है बड़ी 130 की स्पीड से आ रहा है, जैसे क्रिकेट मैच में होता है, आगे बैट्समैन खड़ा हुआ है तो बैट्समैन ने ऐसे हिट करना है, तो बॉल का टच होना उसके साथ बैट के साथ, ठीक है, तो वो कितने के टाइम के लिए टच होगा, बहुत थोड़े से टाइम के लिए। तो यही उसी की एग्जांपल दे रहा है। व्हेन अ बॉल इज हिट बाय अ बैट द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बॉल, बॉल के ऊपर हम बैट से फोर्स लगाएंगे फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ये असल बात है, टाइम का बहुत ही थोड़ा हिस्सा लगेगा। इन सच केसेस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कि एग्जैक्टली फोर्स कितनी लगी है ये हम नहीं पता चला पाएंगे। हाउएवर initial velocity vi of the ball and final velocity vf after collision can be found easily। लेकिन कहता है कि पहले वो किस वेलोसिटी से वो जा रहा है, फाइनली जहां जाके उसने रुकना है या किसी ने उसका कैच पकड़ना है तो वो फाइनल वेलोसिटी होगी। कहता है ये जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है ये हम पता चला सकते हैं इजीली। अब उससे फिर क्या होगा, देखें वो इक्वेशन बनाएगा। ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी, यानी कि थोड़े से टाइम के अंदर, द एवरेज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय। अब देखें, अब आपको सारा पुरानी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। देखें ना, एक्सेलरेशन क्या चीज़ थी, हम एक्सेलरेट करते हैं, हम किसी गाड़ी का जब एक्सेलरेटर दबाते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा रहे होते हैं। तो पहले कोई और स्पीड थी, फाइनली हम उसकी स्पीड ज़्यादा करते हैं, पहले 30 स्पीड थी अब उसकी 60 पे ले गए हैं। तो वेलोसिटी में चेंज लाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी में से अगर आप इनिशियल को माइनस कर दें तो वो आपकी चेंज इन वेलोसिटी आ जाती है, और कितने टाइम में हुआ है वो भी चेंज इन टाइम। तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, वेलोसिटी ऊपर और टाइम नीचे, वो हमारा एक्सेलरेशन होता है। मैंने डेफिनेशन भी पढ़ी थी एक्सेलरेशन की। तो ये हम लिखेंगे a इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, ये जो ट्राइंगल बनी हुई ना ऐसे करके, ये डेल्टा है, और डेल्टा का मतलब चेंज, तब्दीली। तो वेलोसिटी में जो चेंज आई ओवर टाइम में चेंज। अब वेलोसिटी में क्या चेंज आती है, वो जाहिर है वही है वी एफ माइनस वी आई। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस कर दें, वही चेंज होती है। डेल्टा टी को डेल्टा टी रहने दें, ये आपके पास एक रिलेशन बन जाएगा। इसको आप इक्वेशन 3.3 कह के आगे चलें ज़रा। अब न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या था? न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था, अभी इसी चैप्टर में है, F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स किसके बराबर होती है? मैस इंटू एक्सेलरेशन। ये हमने सेकंड लॉ के अंदर पढ़ा था। तो ये देखें F इज इक्वल टू एम ए से वो स्टार्ट लेगा, और A चूंकि इसमें आ रहा है तो A की जो यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है ये 3.3 में, A किसके बराबर है? वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। या ये जो पहले दोनों चीज़ें हैं डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी कर लें, तो A की जगह पे वो पहले ये लिख रहा है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, m इंटू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ये एक रिलेशन बन जाएगा, इसको यहीं पर रखें। और आगे क्या करें, ये जो ओवर में डेल्टा टी है डिवाइड कर रहा है ना, इसको उस तरफ ले जाएं f के पास, m a को निकाल दें बीच में, क्योंकि a की वैल्यू लगा ली है ना हमने। तो डेल्टा टी उठ के f के पास जाएगा, क्योंकि यही इम्पल्स की डेफिनेशन बननी है, f इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी f के पास चला गया, मल्टीप्लाई की शक्ल में आ गया, तो पीछे क्या रह गया? m इंटू डेल्टा वी। तो ये देखें m इंटू डेल्टा वी, ठीक हो गया। अब डेल्टा वी क्या वैल्यू लगा सकते हैं? वी एफ माइनस वी आई। तो फिर f इंटू डेल्टा टी, यानी कि ये जो हमारा इम्पल्स है वो किसके बराबर है? मैस इंटू चेंज इन वेलोसिटी। अब देखें एक स्टेप यहाँ और होना चाहिए था, जो मैं बना देता हूँ। m से मल्टीप्लाई करवाएं इसको, यानी ये होगा, आप ये लिखना ज़रा मुझे मुश्किल होता है, एम वी एफ, ये ज़रा मैं लिख रहा हूँ, एम वी एफ माइनस, इतना बड़ा माइनस, और साथ एम वी आई। ये देखें, क्योंकि m ने, m ब्रैकेट लगी हुई है ना, तो m गया vf के पास भी, मल्टीप्लाई m गया vi के पास भी। और ये जो mv क्या होता है, अभी हमने पढ़ा mv क्या है, ये मास इंटू वेलोसिटी क्या है? मोमेंटम।
ठीक है। तो ये हमारा फाइनल मोमेंटम है, ठीक है। इसको लेट्स एक मैं और एक चीज़ लिख देता हूँ, ये लिखना चाहिए असल में एक दो स्टेप उसने नहीं लिखे, इसको लिखना चाहिए पी एफ और आगे असल में ये माउस से लिख रहा होता हूँ, माउस से लिखना मुश्किल हो जाता है, पी आई। चलें जी, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम यानी चेंज इन मोमेंटम। अब एक और स्टेप होना चाहिए, इसके नीचे आपको लिखना चाहिए डेल्टा पी। ये असल बात ये कि हमारा ये जो इम्पल्स है एफ इंटू डेल्टा टी वो किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में जो तब्दीली आती है, यही डेफिनेशन हम बनाएंगे। सो ये आगे उसने लिखा हुआ है इक्वेशन 3, आप ये बनाएं। जब आप इसको करेंगे ये सारी बना के ना, तो इसके बाद अब ये 3 स्टेप भी जरूर बनाएं साथ। इक्वेशन 3.4 shows that f and delta t cannot be exactly known, ये पहले भी उसने बात की, but their product which is equal to the change in momentum, change in momentum के बराबर है, can be calculated for such case। अब यहाँ डेफिनेशन है, ये छोड़ दे फजूल, उसने ये 2 लाइनें बनाई हुई हैं। अब ये इम्पल्स की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। द प्रोडक्ट f इंटू डेल्टा टी इज कॉल्ड इम्पल्स, उसको हम इम्पल्स कहते हैं ऑफ द फोर्स। अच्छा, ये मज़े की बात ये है कि अब देखें ये सारी साइंस ना इंटरलिंक है। हमारे माइंड के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर जो मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं उसमें भी ना हल्की सी करंट होती है, हल्का सा छोटा सा करंट होता है, उसको भी हमने इम्पल्स का नाम रखा हुआ है। और वो भी चूँकि बहुत ही छोटी, बहुत ही थोड़े टाइम के ऊपर होती है, तो इसलिए ये भी इम्पल्स देखें वही है, वो भी इम्पल्स वही है, और वो उसके साथ देखें लिंक ये ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें साइंस लिंक्ड होती है। सो इज कॉल्ड एन इम्पल्स ऑफ द फोर्स। तो डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ लार्ज फोर्स एफ एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एक बड़ी फोर्स लग रही है थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए, द इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज डिफाइंड एज, अब डेफिनेशन छोटी सी है लेकिन ये भी साथ लिखना है सारा, द टोटल, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ से है लेकिन सारा लिखना है आपने, द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, के मोमेंटम में टोटल तब्दीली कितनी आई है, ठीक है। और ये देखें उसने आगे लिखा भी है एफ इज इक्वल टू एम डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ये दोबारा वही इक्वेशन उठा रहा है ये वाली, ठीक है ना, एफ इज इक्वल टू एम डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ठीक है। उसी को उसने दोबारा लिखा है, और एम डेल्टा वी ज़ाहिर है डेल्टा पी टी ने तो उस तरफ चला जाना है ना फोर्स के साथ वो इम्पल्स बनने के लिए, तो एम इंटू डेल्टा वी रह जाता है। सो वेयर एम डेल्टा वी इज़ द चेंज इन मोमेंटम, ज़ाहिर इसको डेल्टा पी कह सकते हैं, जो मैंने यहाँ आपको बना के दिखा दिया। तो इक्वेशन 3.5 गिव्स द वैल्यू ऑफ द फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स को एज ए मोमेंटम हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। सो फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द, यानी अब यहाँ पे ये एक नई डेफिनेशन बन जाती है कि फोर्स किसके बराबर होती है, फोर्स उसी के बराबर है जो किसी बॉडी में मोमेंटम में तब्दीली लाती है, क्योंकि पहले कोई और उसकी वेलोसिटी थी, फोर्स लगने से कोई और वेलोसिटी हो गई, पहले मोमेंटम कोई और था, अब कोई मोमेंटम और हो गया, मोमेंटम में तब्दीली आ गई। तो फोर्स को हम एज ए मोमेंटम में तब्दीली लाने में भी डिफाइन कर सकते हैं, और ये उसने डिफाइन किया दोबारा से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स, ठीक है। तो ये भी एक डेफिनेशन है कि मोमेंटम में जो तब्दीली आती है वो बेसिकली फोर्स के बराबर ही है। तो फोर्स को देखें हम 3-4 डिफरेंट तरह से डिफाइन कर रहे हैं, पीछे भी हमने डिफाइन किया था एफ इज इक्वल टू एम ए करके। यहाँ कुछ उसने ना एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। ये जो कैच करने वाला बंदा है, आपको याद हो जब हम कैच पकड़ते हैं तो हमेशा हम ये नहीं करते कि हाथ बस यहीं पे हैं, एग्जैक्टली यहीं पे हैं। जब बॉल आता है ना, कैच पकड़ते हैं, आप गौर करिएगा, हम हाथों को थोड़ा सा पीछे को करते हैं, ठीक है। वो इसलिए करते हैं कि बॉल का जो अपना मोमेंटम है, उसकी जो अपनी फोर्स है, जिस फोर्स से वो आ रहा है, अगर हम यहीं पर रखेंगे तो हमें वो हिट ज़्यादा करेगा, हमारे हाथ जो है वो दर्द करेंगे थोड़े से। लेकिन अगर हम ऐसे करके पकड़ेंगे, ऐसे करके थोड़ा नीचे को पीछे करते हैं, और डेफिनेटली करते हैं, कोई थोड़ा करता है कोई ज़्यादा करता है, होता है, इसको ऑब्जर्व करें, तो उससे क्या होगा, उसका जो मोमेंटम है उसको हम ओवरकम करते हैं। तो एक तो उसने ये बात की है। दूसरा ये जो एप्पल वाली बात की है कि अगर एप्पल को आप तीर मारें और तीर क्या होगा, उसको पियर्स करता हुआ अंदर से गुजरेगा, तो बेसिकली ये मोमेंटम है कि तीर का जो मोमेंटम है उसने आके टच किया, हिट किया एप्पल को, और एप्पल का फिर ज़ाहिर उसने भी आगे से रिएक्शन देना है, तो उसने उसके अंदर भी थोड़ी सी चेंज आनी है, एप्पल ने थोड़ा सा आगे को होना है। लेकिन ये है कि एप्पल का जो मोमेंटम है, जो एप्पल उसको रोकेगा तो तीर वहाँ पे घुस के रुक जाएगा। तो ये भी वो बताया, बेसिकली मोमेंटम की वो बात जो है वो इसके अंदर कर रहा है। और ये जो है पैकिंग ऑफ फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स, ये हमने देखा हुआ है कि हम किसी ऑर्डर करते हैं ना दराज से या किसी और जगह से ऑनलाइन, और कोई चीज़ ऐसी है जो टूटने का खतरा हो, तो उसकी जो पैकिंग है वो इस तरह से करते हैं कि उसके अंदर जो है, ये क्या उसका नाम है, ये इधर लिखा होगा नाम, मुझे भूल गया है,
ये देखें स्टेरोफोम लगाते हैं, करोगेटेड कार्डबोर्ड ऐसे काट के लगाते हैं कि जो उसका जो कभी कोई हिट करती है कोई चीज़ तो सारा असर वो ले ले, जो हमारे बर्तन हैं या ये जो टूटने वाली चीज़ है वहाँ तक फोर्स का इम्पैक्ट ना पहुँचे। कोई चीज़ ऐसे फेंकी जा रही है या उसको कोई टक्कर मार रहा है तो उसका इम्पैक्ट ये चीज़ें जो हैं वो एब्जॉर्ब करें। बबल रैपिंग होती है, बबल रैपिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, उस पर बबल बने होते हैं तो वो बबल की वजह से वो चीज़ जो है वो प्रेस नहीं होती, ठीक है, तो उसको हिट नहीं लगती। तो कहते हैं पैकिंग में इस तरह से भी हम उसको यूज़ करते हैं, मोमेंटम को कम करने की कोशिश करते हैं। और एक और ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है, क्रम्पल जोन बनाया जाता है। ये देखें क्रम्पल जोन ये है कि हमारी कार जो है, कार का आगे वाला हिस्सा और ये जो पीछे वाला हिस्सा, अब देखें मुझे भी नहीं था इतना आइडिया, लेकिन अभी इसको पढ़ के देखा है कि ये इस हिस्से का ये भी एक फ़ायदा है। एक तो ज़ाहिर है पीछे वाला हिस्सा डिग्गी है, वहाँ पे आप चीज़ें रख लगते हैं, आगे जो है वो वहाँ पे इंजन आ जाता है, लेकिन बिलफर्ज ये चीज़ें ऐसे ना बनाते, बिल्कुल सीधा बना लेते ऐसे, बस ये आगे वाला हिस्सा ना होता, इंजन शिंजन नीचे लगा लें, ठीक है, कहीं और लगा लें और डायरेक्ट सामने जो है वो बंदा, अब जब टक्कर लगनी है तो वो डायरेक्ट उसी ने फिर बंदे ने खानी है टक्कर, क्योंकि डायरेक्ट उसको लग रही है। लेकिन इसका ये फ़ायदा है, ये इसको क्रम्पल जोन कहते हैं कि जब इसकी टक्कर होनी है तो इसने पिचकना है, सारा जो इम्पैक्ट लेना है फोर्स का, टक्कर का जो इम्पैक्ट लेना है वो इसने ले लेना है। अगर पीछे से भी टक्कर लगती है तो पीछे वाला इम्पैक्ट भी डिग्गी ने ले लेना है। तो ये क्रम्पल होता है और ये इनको हम हार्ड मटेरियल नहीं बनाते, इनको प्लास्टिक का या ऐसा मटेरियल बनाते हैं जो पिचक सके, ठीक है, थोड़ा बहुत पिचक सके, क्योंकि अगर पिचकेगा नहीं तो सारा इम्पैक्ट जो है वो अंदर वाले बंदे तक जाएगा। तो ये पिचकना जो है ये क्रम्पल जोन डेवलप किया जाता है। तो क्रम्पल जोन की अगर डेफिनेशन करनी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन अच्छी है, अ क्रम्पल जोन ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज अ स्ट्रक्चरल फीचर, उसकी बुनियाद है, फीचर है उसके बनाने का फीचर है, डिज़ाइंड उसको तैयार किया जाता है टू कंप्रेस, कि वो कंप्रेस हो सके ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट, जब भी कोई एक्सीडेंट हो, टू एब्जॉर्ब डीफॉर्मेशन एनर्जी, जो भी एनर्जी वो टकराने की जो एनर्जी आ रही है उसको वो अपने अंदर जज़ब कर ले फ्रॉम द इम्पैक्ट जो भी टक्कर लगी है। तो ये डेफिनेशन आप इसकी कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन इसका कर दिया। अब ये अगेन मेरे बाद जो एग्जाम्पल्स हैं ये इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल्स के साथ ही मैंने करवानी है सारी, वो एक ही बड़ा वो लेक्चर बनेगा। तो आखिरी ये कंसेप्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये भी ना बड़ा एक मज़े का कंसेप्ट है, ज़रा थोड़ा सा पढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ नोन एज सिस्टम। सिस्टम की बात पीछे भी हुई थी। सिस्टम ज़ाहिर है चीज़ों का कलेक्शन है, 2 3 4 चीज़ें जो मिल के कोई काम कर रही होती हैं। ये हमने कंप्यूटर के अंदर भी सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो 2 3 चीज़ें इकट्ठी मिलकर काम कर रही हों उसको हम सिस्टम डिफाइन कर लेते हैं, अनलेस के बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम इट इज़ नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। यानी 2 3 4 चीज़ें हैं, हम इकट्ठी मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन उनके ऊपर बाहर से कहीं से कोई और थर्ड पर्सन उस पर फोर्स नहीं लगाता, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम की भी डेफिनेशन आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अलहदा से आप याद कर लें। अब इसको देखें, मोमेंटम है क्या, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये क्या चीज़ है। कहते हैं कंसिडर अ सिस्टम ऑफ 2 balls ऑफ masses m1 एंड m2। ये उसने बनाए हुए 2 बाल हैं, एक का मास उसका m1 है, दूसरे का m2 है। m1 जो है पहला मास जो है वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है, जो m2 मास है वो v2 वेलोसिटी से जा रहा है। यानी 2 बॉडीज़ हैं कोई जो एक खास वेलोसिटी से जा रही हैं, लेकिन हमने अज्यूम ये करना है कि जो m1 है पहला मास जो है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों रखनी है, क्योंकि हमने इसकी टक्कर लगवानी है m2 के साथ, क्योंकि टक्कर लगाएंगे तो आफ्टर कोलिजन का जो मोमेंटम है उसको भी देखना है, और जो कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम है उसको भी हमने देखना है। यही सारी बातें नीचे लिखी हुई हैं। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ 2 balls ऑफ masses m1 एंड m2। सपोज दैट द balls आर मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2। जैसे मैंने आपको बताया उनकी वेलोसिटीज हैं अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में जा रहे हैं, एक दूसरे के पीछे पीछे जा रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन। इफ v1 इज ग्रेटर देन v2, पहले की वेलोसिटी ज्यादा है, सेकंड वाले की कम है, द बॉल विल कोलाइड, बॉल डेफिनेटली कोलाइड करेंगे। ये जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे हमने उसका कोलिजन जो है वो दिखाया हुआ है, कोलाइड करेंगे। इफ देयर वेलोसिटीज बिकम v1 डैश एंड v2 डैश, असल में इनके ऊपर डैशें लगी हुई हैं यहाँ करके, आपकी बुक के अंदर लगा होगा, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग ऐसे ही है। तो डैशेस, अब जाहिर है जब कोलिजन करना है तो अब उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी, तो चेंज वेलोसिटी में जो आ रही है उसको डैशेस के हम शो करा रहे हैं।
पहली जो वेलोसिटी है v1 उसके ऊपर डैश लगा दें, v2 के ऊपर डैश लगा दें रिस्पेक्टिवली आफ्टर कोलिजन। देन अब देखें ये असल काम करने वाला है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले मोमेंटम क्या है? कोलिजन से पहले देखें m1 v1, ये जो ब्लू वाला बॉल है इसका मोमेंटम क्या है? m1 इंटू v1, m1 v1 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मोमेंटम बनता है ना। और इसी तरह ये जो सेकंड रेड वाला बॉल है उसकी मोमेंटम होगा m2 v2। और चूंकि दोनों एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं तो दोनों का टोटल मोमेंटम क्या होगा? दोनों को प्लस कर लें तो ये देखें उसने लिखा है m1 v1 प्लस m2 v2। लेकिन कोलिजन के बाद क्या होना है? वेलोसिटीज चेंज हो जानी है v1 डैश v2 डैश, तो इसलिए उनका जो मोमेंटम होगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ठीक है, तो ये हो गया बिफोर कोलिजन, ये हो गया आफ्टर कोलिजन। क्लियर हो गया? आगे चलें। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट दैट, अब जो जाहिर है ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो ये कहता है कि पहले वाला जो मोमेंटम है और जो बाद वाला मोमेंटम है ये हमेशा सेम रहते हैं। तो ये हमने डेफिनेशन याद करनी है। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द आइसोलेटेड सिस्टम, ये भी जाहिर है कंडीशन साथ बतानी पड़ेगी कि बाहर से कोई और ना आ जाए बीच में, सिर्फ वही दोनों बॉडीज हैं। ठीक है, m1 m2। ठीक है, तो बाहर से कोई फोर्स ना लगे, द फाइनल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द इनिशियल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, दोनों बराबर होते हैं। और दैट मीन्स, अब ये तो डेफिनेशन भी याद करनी है, और इसका मतलब ये है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, यानी m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये एक किस्म की ना इक्वेशन बन जाती है। ये पिछला जो सिलेबस था उसमें भी ये था, और उसमें इससे ना हम इस फार्मूले से, फार्मूला बन सकता है इसमें से, तो इसकी वजह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं। मे भी आगे न्यूमेरिकल हो इसका, तो बहरहाल ये हो सकता है। अब कहता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल यहाँ उसने ना स्नूकर की ली हुई है। स्नूकर खेलते हैं लड़के, आप लोगों में से किसी ने खेला होगा, बिलियर्ड या स्नूकर कहते हैं। तो वो ज़ाहिर है वो फट्टा सा बना होता है, तो उसके ऊपर वो रेड बॉल और वो दूसरे डिफरेंट कलर्स के बॉल होते हैं। वाइट बॉल को हम ऐसे करके वो मारते हैं ना, तो वाइट बॉल को मार के तो आगे से रेड वाले को मारते हैं और उसको जो है वो होल के अंदर भेजते हैं। तो इसमें भी ज़ाहिर है मोमेंटम जो है वो शिफ्ट होता है। वाइट वाले की जो फोर्स है, वाइट वाला गोल गोल घूमता हुआ जाके रेड वाले को टक्कर मारेगा तो सारा मोमेंटम उसमें ट्रांसफर कर देता है। ये बात उसने यहाँ पे की है। कहता है व्हेन देयर इज अ कोलिजन ऑफ टू बॉल्स, दो बॉल्स अगर हों और उनका कोलिजन हो जाए, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है, अगले को कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम वन बॉल टू अनदर। द बॉल एट रेस्ट, अब ज़ाहिर है यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो रेड बॉल है ना वो रुका हुआ है, v2 0 है, देखें ना 0 हमने लिखा हुआ है, v2 इज इक्वल टू 0, तो उसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन v1 पीछे से, वैसे इसको वाइट रखना चाहिए था उसको बिलियर्ड के हिसाब से, लेकिन बहरहाल तो ये जो ब्लू वाला है ये वेलोसिटी से आएगा, v2 ये जो हमारा रेड वाला है इसको टकराएगा, और टकराने के बाद अपनी जो सारी वेलोसिटी है उसमें ट्रांसफ़र कर देगा और खुद रुक जाएगा। खुद भी रुक सकता है, और अगर एग्जैक्टली सही तरह उसके पीछे से लगे, कुछ ही एंगल पे लगता है तो फिर जाहिर है वो थोड़ा इधर उधर मूव कर जाता है। अब बिलियर्ड में देखें कभी लड़के बड़ी ज़ोर से मारते हैं स्टिक, और ज़ोर से ऐसा ज़ोर से मारते हैं कि सारे वो जहाँ टक्कर मारता है जाके वो वाइट बॉल एग्जैक्टली वहीं रुक जाता है। वो कहता बिल्कुल परफेक्टली जाके उसको लगता है। अब निशाने बच्चों के, लड़कों के बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं और खेल खेल के प्रैक्टिस हो जाती है उनकी। सो बॉल एट रेस्ट गेन्स मोमेंटम, उसको मोमेंटम मिल जाता है, एंड स्टार्ट मूविंग वेयर एज द स्ट्राइकिंग बॉल स्लोज डाउन। ज़ाहिर है वो स्ट्राइकिंग बॉल जिसने स्ट्राइक किया है वो हल्का हो जाएगा या एग्जैक्टली रुक जाएगा, और जो आगे वाला बॉल है वो चलना शुरू कर देगा। इफ़ द बॉल्स आर आइडेंटिकल, अगर वो बिल्कुल एक जैसे हैं, वी विल ऑब्जर्व दैट देयर इज अ टोटल ट्रांसफर, टोटल भी हो सकता है जब वो एग्जैक्टली रुक जाए। द स्ट्राइकिंग बॉल कम्स टू रेस्ट, वो बिल्कुल रुक जाता है, एंड द अदर बॉल स्टार्ट मूविंग विद द सेम स्पीड, जिस स्पीड से पीछे वाला बॉल रहा है उसी बॉल से अगले वाले ने चल पड़ना है। इट मीन्स दैट सेकंड बॉल गेन्स मोमेंटम इक्वल टू द लॉस्ट ऑफ द फर्स्ट बॉल। यानी ये याद रखने वाली लाइन है कि पहले बॉल का जो मोमेंटम था वो सारे का सारा ट्रांसफर हो गया अगले में। पहले ने जो लूज किया है, पहले वाला लूज कर गया ना, क्योंकि वो रुक गया। रुकने का मतलब कि सारा मोमेंटम उसने लूज कर दिया, और वो सारे का सारा मोमेंटम उसने ट्रांसफर कर दिया अगले में, और वो उसी वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा, लॉस्ट बाय द फर्स्ट वन। इफ द फर्स्ट बॉल स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन, द सेकंड बॉल मूव विद द मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल, दिस सजेस्ट दैट द टोटल मोमेंटम, अब वही बात एंड वही आ गया कि इससे फिर क्या होता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन रिमेन द सेम, वो सेम रहता है एज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब कोलिजन से पहले क्या था, सेकंड बॉल रुका हुआ है, फर्स्ट वाला चल रहा है,
तो टोटल मोमेंटम इसका 0 है, इसका है, तो दोनों को मिला के वही फर्स्ट वाले का मोमेंटम। लेकिन जब कोलाइड करना है, कोलाइड करने से ये चल पड़ा है, पीछे वाला रुक गया, तो वही सारा मोमेंटम दोबारा से सेम हो गया। तो पहले कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम और कोलिजन से बाद वाला मोमेंटम दोनों फिर दोबारा से सेम आ गए। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू मैक्रो ऑब्जेक्ट्स बट आल्सो फॉर द माइक्रो ऑब्जेक्ट्स लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी कहता है बड़े चीज़ों पे भी लगता है, लेकिन छोटे ये जो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह उनके ऊपर भी ये लॉ जो है वो अप्लाई होता है, टक्कर मार के वो आगे वाले को ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो दैट्स इट। इसमें अगेन वही बात के याद करने के लिए डेफिनेशन तो आपकी ये है, लेकिन इसका लॉन्ग सवाल आता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर फिर आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। ये जो कंसिडर अ सिस्टम ऑफ, यानी यहाँ से करते हुए आपने लॉन्ग के लिए ये सारा करना है याद, ठीक है, और इसको यहाँ तक लेके आना है, यहाँ तक ये इधर तक नहीं, सॉरी ये तो एग्जाम्पल आ गई ना, यहाँ तक जहाँ तक इक्वेशन बनी हुई है, इक्वेशन तक, और यहाँ से स्टार्ट करके कंसिडर अ सिस्टम, तो ये आपका लॉन्ग सवाल बनता है। और डेफिनेशन जो है आपकी एक आइसोलेटेड सिस्टम की ये बन जाती है, और एक डेफिनेशन जो है ये वाली है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ये बन जाती है। सो दैट्स इट, ये हो गया सारा। अब ज़ाहिर न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हम ज़ाहिर है उसके साथ करेंगे, आगे की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट पढ़ के फिर ज़ाहिर MCQs और वगैरह वगैरह वो करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।